I'm R.K. Tripathi from Communion, India's largest publication for textile and apparel industry. Last 3.5 decades, we are in the print media. Nowadays, digital and social media growing rapidly. Seema Srivastava, Executive Director of ITMA Society, and we'll discuss so many things about upcoming issue as well as the industry. Thank you. मैडम 1980 भाई सुरेश मेहता ने एक नींव रखी थी कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया जाए इटमे को। हम आप बैठे हैं 2026 में, कैसे देखते हैं आप? अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको जर्नी तो दिख ही रहा है। और मुझे इंडिया आईटीएमए सोसाइटी में आए हुए ये साल में 16 साल हो रहे हैं। तो जो पिछले 16 साल का जर्नी ही मैंने बहुत मतलब बदलाव देखे, हमारी इंडस्ट्री को बदलते हुए देखे, देश को बदलते हुए देखे। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आईटीएमए सोसाइटी एक प्राइड है। और ग्लोबली जो है हम लोग अपने इंडस्ट्री का नाम फैलाए हैं। और इसका श्रेय जो है सुरेश मेहता जिन्होंने ये शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद भी बहुत अव्वल नंबर के चेयरमैन आए और सबकी कंट्रीब्यूशन है। ये आज 47 इयर्स 50 इयर्स होने को हो रहा है इस संस्था को। और हर मुश्किलात में भी ये संस्था आगे ही बढ़ी है। कोविड हो या डिमोनेटाइजेशन हो या कुछ भी चैलेंजेस, ग्लोबल वॉर चैलेंजेस, लेकिन हमने कदम को आगे ही बढ़ाया है। ना हम खड़े रहे ना पीछे हटे। तो ये जर्नी और इंडस्ट्री के लिए भी, देश के लिए भी, इमेज के लिए भी बहुत अहम है। क्या रीजन था इटमे को आगे ले जाने के लिए कि टेक्सटाइल में क्या मोटो बेसिकली क्या, जैसे आपका मोटो था कि टू प्रोवाइड द इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग, आप इसको कैसे लेके चलते हैं क्या इन दिनों में? सी बेसिकली ये जो कहानी है, बेसिकली आप 1970s में जो देश की हालात थी उस पे आप देश की और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो सिचुएशन था उसी से इंडिया आईटीएमए की शुरुआत हुई। इंडिपेंडेंस के बाद जो है, बिकॉज उस टाइम पे वही हुआ, ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते थे, कपड़े बना के हमें बेचते थे और हम हाई प्राइसेस पे करते थे। हमारी इंडस्ट्री तो करीब करीब उन्होंने सब खत्म ही कर दिया। टेक्नोलॉजी उनकी थी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट। और हम लोग मोस्टली हैंडलूम इस पे निर्भर थे। तो वक्त आया कि जब आज़ादी मिले और हमारी देश की ये हालत थी कि हमारे पास कॉटन है, रॉ मटेरियल है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है टू टेक इट फॉरवर्ड। और टेक्नोलॉजी किसके पास था? यूरोपियंस के पास। हमारे पास उस टाइम पे इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी खरीद के अपने कपड़े को कॉटन को कन्वर्ट करके फैब्रिक बनाएं और हम ग्लोबल मार्केट में उसको बेचें। बिग प्रॉब्लम। अगर हम मशीन्स खरीदते भी थे तो उसकी सर्विसिंग, उसकी पार्ट्स कुछ भी इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तभी सुरेश मेहता साहब और उस टाइम पे जो और भी लोग थे, उन लोगों ने ये सोचा कि हमारी देश में ऐसी एक एग्जीबिशन होनी चाहिए जहाँ पे, क्योंकि हम मार्केट हैं, तो यहाँ पे जिनको मशीन्स बेचने हैं सारे लोग यहाँ आए, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएं, ताकि यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योगपति भी जो है उस टेक्नोलॉजी को देख सके, क्योंकि यूरोप जाके कितने लोग टेक्नोलॉजी देख पाएंगे। तो वो सोच था इंडिया आईटीएमए सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने का। और जो 1980 में हमने एग्जीबिशन किया तो उसमें सिर्फ 123 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। आज जो है हम 1200-1500 के एग्जिबिटर्स हैं, 93 कंट्रीज से इंडिया में
इंडिया ATME में पार्टिसिपेट करते हैं। और आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे देश में उसकी प्रदर्शनी हो रही है और प्राइस कंपैरिजन हो रहा है। जिनको सस्ता चाहिए वो सस्ता ले ले, जिनको हाई एंड चाहिए वो हाई एंड ले ले। मतलब हर ज़रूरत जो बिजनेस के लिए है वो सबकी सोल्यूशन आपको इंडिया ATME उसी हिसाब से मिल जाता है। हाँ। क्या रीजन था आपने अफ्रीका शुरू किया एज वेल एज GTTS? जी, दो, इनके पीछे क्या कारण रहे, क्या सोच रही? पहले हमने GTTS शुरू किया, दैट इज अ ग्लोबल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। वो इसलिए शुरू किया कि इंडिया ATME हर 4 साल में होती है, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपने एक एग्जीबिशन किसी वजह से मिस हो गया तो आपको 8 साल का गैप हो जाता है। और बहुत रीजनल जो शोज़ हैं, रीजनल हब्स हैं, जैसे आप भिवंडी देख लो या इचलकरंजी देख लो, ऐसे बहुत MSMEs वगैरह वहाँ पे काम करते हैं। सूरत हो गया, तो काम करते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि इंडिया ATME उस टाइम पे बॉम्बे में होता था, हमारे पास स्पेस नहीं रहते थे, 400 लोग जो है वेट लिस्ट में हो जाता था क्योंकि एग्जीबिशन स्पेस नहीं था। फिर उनको मौका नहीं मिलता था अपना ये करने के लिए, और वो कमी को पूरा करने के लिए हमने GTTS शुरू किया। और GTTS खासकर हमने इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बनाए, 1 स्मॉल कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करें, सो कॉस्ट को हमने काफ़ी सब्सिडाइज किया। दूसरा, जो फोकस चैप्टर्स हैं वो पोस्ट स्पिनिंग किया, क्योंकि GTTS का अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ रीजनल शो, एक दूसरा मकसद ये था कि स्पिनिंग हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पोस्ट स्पिनिंग सेक्टर्स हमारे यहाँ फोकस देना था। तो उस वजह से ये दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको मद्दे नजर रखते हुए हमने GTTS को शुरू किया। और आप देखेंगे कि GTTS में वीविंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इट मींस गारमेंटिंग सेगमेंट भी आ गया, गारमेंट टेक्नोलॉजी, करेक्ट, उसको भी आप इंक्लूड कर लिया अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल। और प्राइसिंग बहुत कम रखने की वजह से स्मॉल कंपनीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेयर दे आर गेटिंग द सेम बेनिफिट एज इंडिया ATME। हम बाहर से डेलीगेशन लाते हैं, बायर्स लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसमें। वो है GTTS की कहानी। ITME अफ्रीका की पीछे 2 मकसद हैं। एक, हमारे लिए इंडियन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की एक थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी ये है कि चाइनीज मशीन्स सस्ता बिकता है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से हम टक्कर नहीं लेता है, और महंगा भी बहुत मिलता है, हम वहाँ टक्कर नहीं दे पाते हैं, हम कहीं बीच में हैं। तो हमने कहा कि यूरोपियंस इंडियन मशीन्स शायद नहीं खरीदेंगे, और जिनको बहुत सस्ता मशीन्स चाहिए वो इंडियन मशीन्स नहीं खरीदेंगे। अब हम अच्छी टेक्नोलॉजी इन अ अफोर्डेबल प्राइस के ब्रैकेट में हम लोग हैं। तो हमने कहा कि हम सिर्फ इंडिया में अगर एग्जीबिशन करते हैं और कितने लोगों को हम अपने देश में ला सकते हैं, भाई ट्रैवल कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, सो मेनी इश्यूज। और अफ्रीका एक उभरते हुए इकोनॉमी है जो भी फॉर द टेक्सटाइल, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, सब कुछ है। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन हमें फर्स्ट मूव का एडवांटेज मिलना चाहिए, बिकॉज चाइनीज ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा हावी हो रहे थे। तो हमने कहा कि यहाँ भी हम लोग मार्केट खोलेंगे। तो हमने कहा कि अफ्रीकन्स को
बड़े तादाद में इंडिया लाना मुश्किल है ना, और उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्रेडिट लाइन चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो हमने कहा कि हम लोग इंडियन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को अफ्रीका में शोकेस करते हैं, स्पेशली इन दोज कंट्रीज वेयर द गवर्नमेंट वाज एक्टिवली लुकिंग एट रिवाइविंग और प्रमोटिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो that will be beneficial for our machinery manufacturers because उनको एक new market मिलेगा, and because the government support is there, the policy is there, at least हम African customers को introduce तो करें अपनी machines की, अपनी technology की। and Africa की जो structure है वो एकदम GTTS या इंडिया इतने से अलग है। वहाँ पे हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ बैंकर्स को इनवाइट करते हैं कि आप क्रेडिट कैसे दोगे, लोन्स कैसे देंगे। दूसरा, वहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट्स के साथ में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग सपोर्ट जो है हम करते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर है कि आप exhibit, learning, and also provide the required support to create an environment कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो अफ्रीका का ये मकसद रहा। लेकिन इसमें आपने टेक्नोलॉजी के अलावा क्या रॉ मटेरियल भी जोड़ा, यार्न, फैब्रिक? नहीं, ओनली मशीन, ओनली टेक्नोलॉजी, ओनली टेक्नोलॉजी, only machine, no raw materials, no products. आपके विजन में आई थिंक 2012 बंगलोर? नहीं, 2008 में बंगलोर था। अच्छा, 2012 बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे। आप 2012 से देख रही? जी, मैं 2012 से देख रही या 2026 की तैयारी हो? जी। 46 साल उसके, 15 साल आपके। जी है ना, बराबर है ना? बराबर। क्या रीजन रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि आपने बंगलोर शो किया, देन मुंबई, मुंबई से बंगलोर, बंगलोर से मुंबई, मुंबई टू ग्रेटर नोएडा? व्हाट द कॉज बिहाइंड? इसके पीछे आप लोगों क्या सोच है, आपकी कमेटी क्या सोची, मैं जानना चाहूँगा। ओके, सो सी 1980 में पहला एग्जीबिशन हुआ बॉम्बे में, और लगातार टिल 2008 हम बॉम्बे में ही डिस्प्ले किए। कोई और स्टेट में हमने डिस्प्ले नहीं किया। एंड उस टाइम पे अगर ये कहानी तो आपको भी मालूम होगा कि बॉम्बे वाज प्रोमिनेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिल सारे यहाँ पे थे, तो बॉम्बे वाज द राइट लोकेशन व्हेन वी स्टार्टेड द होल जर्नी। लेकिन बॉम्बे में एग्जीबिशन सेंटर, प्लान्ड एग्जीबिशन सेंटर बॉम्बे में क्या इंडिया में ही नहीं था। एक प्रगति मैदान छोड़ के हमारे पास कहीं पे भी प्रगति मैदान भी तो 80s में बना है। और मशीनरी के लाइव शो के लिए हमें सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन नहीं, हमें फ्लोर लोडिंग चाहिए होती है। बहुत हैवी मशीन, हाँ, हैवी मशीन्स हैं और लाइव चलती हैं। तो अगर जैसे हमारी आजकल हमारी इवेंट में 3800 3900 मशीन्स एक साथ चलते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रेशर है। तो उतनी फ्लोर लोडिंग नहीं है, तो हम ये एग्जीबिशन कहीं पे और नहीं कर सकते। और नेस्को जो है एक प्लान्ड एग्जीबिशन सेंटर तो है नहीं, वो एक फैक्ट्री कन्वर्टेड इनटू एग्जीबिशन है। क्योंकि उसकी फैक्ट्री फ्लोरिंग थी तो हमारे लिए वो कन्वीनियंट था, तो हमने वो 30-35 साल जो है वहीं पर ही एग्जीबिशन किया। फिर बेंगलुरु एग्जीबिशन बना, तो हमें क्योंकि हमारी इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और यहाँ पे बहुत एग्जीबिशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हम बाहर एग्जीबिशंस देखते हैं तो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशन, तो कमेटी की एक इच्छा थी कि एक हमारे बेंगलुरु एग्जीबिशन सेंटर बना, तो वी शुड डू इट इन दैट एग्जीबिशन सेंटर। सो ये रीज़न था कि हम बेंगलुरु शिफ्ट किए। अनफॉर्चुनेटली नेचुरल
रीजनल और नेचुरल इंडस्ट्री नहीं था वहाँ पे, तो विजिटर्स वगैरह के थोड़े से जो है प्रॉब्लम आए, तो जो एग्जिबिटर्स थे वो खुश नहीं थे। जितनी रिस्पॉन्स उनको बॉम्बे में मिलता था उतना कन्वीनियंस, फैसिलिटीज़ और विजिटर रिस्पॉन्स बेंगलुरु में नहीं मिला, तो वापस हम बॉम्बे आ गए क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास नहीं था। उसके बाद 2020 में, तब तक IML बन चुकी थी लेकिन उसकी साइज इतनी नहीं थी कि हम वहाँ कर सके। 2020 में उनकी हॉल्स पूरे बने, फेज 1 फेज 2 बने, और जितनी हमें एरिया की रिक्वायरमेंट थी वो पूरा हमें दे दिए, क्योंकि नेस्को में भी हम लोगों का 300-400 लोग वेट लिस्ट पे जाते थे, जो मैंने बोला आपको कि हमने इसीलिए दूसरा एग्जीबिशन शुरू कर दिया। 16 में देखा गया। हाँ जी, तो हमने बोला कि यहाँ पे हम सबको दे पाएंगे और इकट्ठे कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट किया, और ग्रेटर नोएडा में डिस्पाइट कोविड चैलेंजेस, डिस्पाइट डिस्टेंस, इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिले कि जितना एंग्जाइटी एग्जिबिटर्स को पहले था कि अरे कहाँ आप चले गए, कि बेंगलुरु जैसा हो जाएगा, बहुत प्रेशर, और ऊपर से कोविड भी था। तो लेकिन जब 2022 में अच्छा हो गया तो फिर हमें लिख के उन्होंने बोला कि अब आपको कहीं नहीं शिफ्ट होना। तो फिलहाल तो हम लोग IML में 2026 भी मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि 2 रीजन है। इफ एग्जीबिशन में एग्जीबिटर के ऑर्गेनाइजर के पास एग्जीबिटर हैं जी तो विजिटर आएंगे जी, और यदि विजिटर हैं तो आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा पीछे भी मेरा 30 साल का अनुभव रहा, और हम लोग नेशनल इंटरनेशनल अभी हम लोग सिंगापुर में भी हम लोगों ने भी देखा। दूसरा, 2026 में आपका क्या शेयर है यूरोपियन, क्या एक्सपेक्टेड है? यूरोपियन पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, चाइनीज पार्टिसिपेंट कितने हैं, नंबर 1 सप्लीमेंट। उसके साथ ये है कि मैं अभी इटालियन मशीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा वी आर एक्सपोर्टिंग 77% मशीनरी टू इंडिया। आप इन दोनों बातों कैसे देखती हैं? हमारी शुरू से ये क्योंकि इंडिया ITM सोसाइटी जो है एक इंडस्ट्री बॉडी है, एसोसिएशन है, और जो भी पॉलिसी डिसीजंस है वो कमिटी के डिसीजंस है। और शुरू से ही हमारा जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 60-40 रहा है, और वही हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया ITM सोसाइटी इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन कंपनीज। देन जहाँ पे बाकी 40% हम ओवरसीज एग्जिबिटर को देते हैं, वेदर दे आर चाइनीज, यूरोपियंस, डजंट मैटर। बुकिंग जो है हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, हम मैनुअली कुछ भी नहीं करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसे जैसे जितना स्पेस है आप भरते जाओ, जिस दिन स्पेस खत्म सिस्टम बंद। एक सिंपल सिस्टम, 2012 से इट इज लाइक दैट। और रही बात फॉरेन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, तो ये त्रिपाठी साहब हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि स्पिनिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी चैप्टर्स में इंडिया का गैप तो है अनडाउटली, और अगर हमें वहाँ उस चैप्टर्स को चलाना है, बूस्ट अप तो वो तो हमें इट विल टेक टाइम। जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं शुरू होते हैं, आप इम्पोर्ट ही करोगे मशीन्स को। एंड दूसरा जो वो मशीन्स, जो चैप्टर्स नॉन स्पिनिंग चैप्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग भी है, वो भी सारे फॉरेन कंपनीज ही कर रही हैं या जॉइंट वेंचर में। आज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया के अलावा बिग मार्केट है, और आप देखोगे कि जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड्स हैं, सब इंडिया में हैं। तो दे ऑल नीड हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, फैब्रिक हमारी, एसेसरीज हमारी, लेबर हमारी, और बड़े सारे ब्रांड यहाँ बिल्कुल यूज करना। बिल्कुल
हाउएवर आप ये भी देखेंगे कि वो सारे ब्रांड्स जब हम इंडिया में खरीदते हैं तो उसकी प्राइस, वही ब्रांड हम यूरोप में खरीदते हैं तो उसकी प्राइस, तो हमें उसकी भी एडवांटेज तो है। पर ये रीजन है कि एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन इंडिया ATME बिकॉज वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, वेरी स्टेबल मार्केट एंड रिलायबल मार्केट, इन द सेंस कि इंडियंस इन जनरल काम करने में ट्रस्टवर्दी है, मैं ये कहूँगी। इस एडिशन में क्या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का भी पार्टिसिपेशन या रोल है? हाँ जी, है तो कितना? हाँ जी। सो जितने भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो हम हमेशा हर एडिशन में ऐड करते जाते हैं और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, जो मेन मुद्दा है इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, ये सारे टेक्नोलॉजीज हमारे इसमें एंडर्ड हैं। अदर देन दैट पैकेजिंग ऑल्सो इस बार हमने ऐड किया है, सो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार आप एग्जीबिशन में आए तो आप टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपके सॉल्यूशन आपको उस एग्जीबिशन में मिल जाएंगे और आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी मिलेंगे। आप एक ही सर्विस, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंपनी, आपको सारी चीजें ये तौल मोल के देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो मेरा ये कहना है कि एक तो 1 in 4 year है, क्योंकि एक मिस होता है तो अगले 4 साल आपको नहीं होता है, तो ये मिस नहीं करना चाहिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि हम अपनी इवेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्री एंट्री, जितने भी अध्यापक है जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग अध्यापक है फ्री एंट्री, जितने भी टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कोर्सेस चलाते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फ्री बूथ, जितने मेन एसोसिएशंस हैं उनको फ्री बूथ। सो बहुत मतलब संस्था की तरफ से हम काफी कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री की आज की जरूरतें और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि स्टूडेंट्स जो है टेक्नोलॉजी को लाइव देखें, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में शायद लैब्स में उतनी मॉडर्न मशीन्स नहीं अवेलेबल होंगे, पर हमारी इवेंट में वो आते हैं तो उनके अध्यापक के साथ में ग्रुप में आते हैं और वो सारी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं लाइव, वो भी लाइव मशीन्स। सो इट बिकम्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो आपने शुरू में एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप आज टेक्नोलॉजी वाइज कहाँ देखते हैं, तो आप ये देखो कि ये एक इवेंट सिर्फ मशीन्स बेचने के लिए नहीं है, ये हमारी देश का मतलब जो फ्यूचर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फेमिलियर रहें, मल्टीनेशनल कंपनीज का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करें। हम सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के प्लेसमेंट सेल को इनवाइट करते हैं ताकि आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाएं और इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, इसकी कोऑर्डिनेशन और हेल्प भी इंडिया ATME सोसाइटी करती है। तो प्लेसमेंट्स भी के लिए भी हम इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करते हैं, इंटर्नशिप्स जो प्रैक्टिसेस और उनको एक्सपीरियंस मिले वो भी हम हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को सिर्फ एग्जीबिशन सामने दिखता है लेकिन हम बहुत काम करते हैं, सोशल कॉज भी हो जाता है, विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हम बहुत काम करते हैं। ऊपर से आपको शायद इनविटेशन भी मिला होगा, हमने 2019 में हमने जब 40 इयर्स कंप्लीट किया था तो तब ITME टेक्निकल अवार्ड्स हमने ओपन किया। दिस अवार्ड इन ऑल कैटेगरीज, इन MSME कैटेगरी, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर रिसर्च, विमेन एंटरप्रेन्योर एंड इवन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे 5-6 कैटेगरी में हम अवार्ड्स देते हैं ताकि
जो इवन ट्राइबल्स वगैरह में जो काम करते हैं, औरतें काम करते हैं, आदमी लोग टेक्सटाइल में अगर काम करते हैं तो हम उनको अवार्ड देते हैं। अवार्ड का राशि है 2.5 लाख रुपए, तो वो आपको मदद देती है कि सोशल कॉज के लिए। सो बहुत सारे सोसाइटी का काम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करते हैं, उनको सिर्फ एग्जीबिशन ही दिखता है। इस बार जब चाइना की, मुझे इंटरनेशनल फोरम में कुछ प्रॉब्लम है चाइना की वीजा की प्रॉब्लम लेके, अभी गवर्नमेंट ने किया है। अब क्या ये प्रॉब्लम है आपके चाइनीज पार्टिसिपेंट्स को कि उनको वीजा के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स कम हो या ज़्यादा हो, क्या फियर तो नहीं है, क्या उस पर आप कैसे देख रही हैं? तो सर इसमें ऐसा है कि वीज़ा हमारे हाथ में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का राइट है कि वो दें ना दें या कैसे हैं। और जो सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, हम उसमें वीज़ा इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सर्विस। हाउएवर अगर किसी को वीज़ा नहीं मिलता है तो हम उनको पूरी सपोर्ट देते हैं। जैसे उनके बूथ में हम पोस्टर्स को रख देते हैं ताकि आप विजिटर का डेटा कलेक्ट कर लो, उनकी डेमो आप कर दो। प्लस जब विजिटर्स, जो बिजनेस विजिटर्स, उनकी इंक्वायरीज आती है तो वो हम एग्जीबिटर के साथ शेयर करते हैं कि भाई इतनी इंक्वायरी है, क्योंकि हमारे एग्जीबिशन में वैसे भी सेल तो होता नहीं है क्योंकि वो B2B इवेंट है, आप डेमो ही दे सकते हैं। तो कांटेक्ट हम करवा देते हैं और B2B ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी भी हम उनको वर्चुअल मीटिंग्स भी अरेंज करके देते हैं। पर ये सब के बावजूद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि most of the foreign companies who are looking at working in India with India, उनके लोकल एजेंट्स यहाँ पे होते हैं, बिकॉज आप एक एग्जीबिशन करके उसकी कंटिन्यूटी रखना होता है। सो ये जिनको हो सकता है कि उनकी जो मेन जो चाइनीज पार्ट जो टीम है उनको आने को नहीं मिले, पर उनकी लोकल पार्टनर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो वैसे भी बिजनेस तो उन्हीं को ही हैंडल करना है, क्योंकि चाइनीज बहुत सारे इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर लोकल पार्टनर्स टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड ऑल दोस, तो वो मैनेज हो जाता है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि कई बार मशीन असेंबलिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी टेक्निकल टीम जब नहीं आ पाते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। 12th एडिशन है आपका? हाँ जी। इसमें क्या आप लोगों का रोड शो या प्रमोशनल क्या प्रोग्राम है, क्या उसमें इन फ्यूचर में, क्योंकि अब आपका प्रमोशनल शुरू हो जाएगा तो आगे इसका क्या प्रोग्राम है, कुछ बताइए। सो एज आई सेड कि हम लोगों को दुनिया को इनवाइट करने का और दुनिया को हमारी इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ दिखाने का मौका है, तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं प्रमोशन में। हम इंटरनेशनल रोड शोज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। डोमेस्टिक में जितने भी हमारे पैन इंडिया जितने छोटे बड़े हब्स हैं टेक्सटाइल के, हर जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुलाकात, 1-on-1 मीटिंग, रोड शोज सब कुछ करते हैं। सोशल मीडिया, नेशनल एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो लोकेशन में जो स्ट्रॉन्ग आउटरीच प्रोग्राम है उसको हम करते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं उसमें सब हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, ताकि हम ITMA को प्रमोट करें। तो आप देखेंगे कि 94 कंट्रीज से जो पार्टिसिपेशन है वो बिना प्रमोशन के तो नहीं हो सकता। ये सारे कंट्रीज में उनको मालूम है कि ये इवेंट हो रहा है। तो आपने 2012 की बात, 1980 की बात और ये सब स्टोरी सुनाए हुए और याद किए हुए बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया जी, तो इस नाते कुछ कोई पेपर पेंसिल की जरूरत ही नहीं जी, एवरीथिंग इन माइंड, कुछ नहीं लिखा हुआ है जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपनी स्टोरी याद करी थोड़ा सा ना। मैं भी 2010 में चली गई और मैंने अरे बाप रे इतना टाइम हो गया मुझे भी काफी अच्छा लगा।